अब देखिए, पिछले क्लास का आप लोग को याद होगा, हम लोग सार्कोमेयर तक अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज बढ़ाए थे, है ना। और सार्कोमेयर को कहते क्या? ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, है ना। सार्कोमेयर क्या था? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब देखिए, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मिनिमम लेवल पे कहां पे दिखाई देगा? दैट विल बी एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमेयर में क्या चेंजेस आते हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लोग को ध्यान होना चाहिए, वहां जो H जोन था, जिसको हम लोग रेफर कर रहे थे हॉलो जोन, एक्चुअली हॉलो नहीं है, बट वो हॉलो एरिया मतलब क्या? वहां पे एक तरफ से एक्टिन और दूसरे तरफ का एक्टिन, दोनों के बीच में काफी गैप था, H जोन में था ना। तो वो गैप जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो गैप घटता जाता है और फाइनली वो गैप जीरो हो जाता है जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। अब ये मैकेनिज्म होता कैसे है, उसके लिए हम लोग देखे थे किसका स्ट्रक्चर? एक था एक्टिन का और दूसरा देखे मायोसिन का स्ट्रक्चर, राइट। एक्टिन का स्ट्रक्चर देखे और मायोसिन का स्ट्रक्चर देखे। एक बार शॉर्ट रिवीजन करा दें, एक्टिन में क्या क्या थे? उसका जो मिनिमम यूनिट था दैट वाज ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। और ये ग्लोबुलर एक्टिन एक के बाद एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस थ्रेड को कहते हैं फिलामेंट एक्टिन। क्या क्या था? ग्लोबुलर एक्टिन था, ये थे मोनोमर, ये हैं मोनोमर, और इसके एन यूनिट्स यानी बहुत सारे आपस में जब मिलेंगे पॉलीमराइज होंगे तब बनेगा एफ एक्टिन। ये हो गया फिलामेंट एक्टिन। फिलामेंट एक्टिन। अब ये फिलामेंट एक्टिन डायमराइज होता है, यानी ये दो रहते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से वो बैठे हुए, राइट। फिर इस फिलामेंट एक्टिन के ऊपर एक और फाइबर आता है, उसको हम लोग कह रहे थे ट्रोपोमायोसिन। इस तरह से तीन फाइबर मिलके एक एक्टिन फिलामेंट का, एक एक्टिन का तैयारी कर रहे हैं, एक एक्टिन को तैयार कर रहे हैं, राइट। तो एक्टिन के कंपोजिशन में दो फिलामेंट एक्टिन और एक ट्रोपोमायोसिन है। इस ट्रोपोमायोसिन का काम है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जहां जहां मायोसिन का बाइंडिंग साइट है उसको मास्क करके रखना, कवर करके रखना, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में मसल कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, इसलिए उसके बाइंडिंग साइट को ढक के रखता है। ठीक है, यहां तक भी हम लोग जान चुके थे। और इस ट्रोपोमायोसिन पे जगह जगह पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते थे, वो थे ट्रोपोनिन। एक छोटा सा हिस्सा अगर देखें तो ऐसे बढ़ा था, ये जो है ये एफ एक्टिन्स हैं और दो फिलामेंट एक्टिन एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंटरवोवन है। इसके ऊपर ऐसे एक और फिलामेंट रहता है, यह है ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन पे जगह जगह पे, जैसे बुक में आपको दिखाया है, जगह जगह पे कुछ मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं, दीज आर ट्रोपोनिन्स। और ये पोर्शन है, सेपरेट बैठिएगा अलग बेंच में, और ये है ए पार्ट ऑफ एक्टिन फाइबर, ये पार्ट ऑफ एक्टिन फाइबर, ठीक है। तो ये एक हिस्सा हुआ। कॉन्ट्रैक्शन के लिए दूसरा हिस्सा क्या चाहिए था? मायोसिन।
दूसरा हिस्सा चाहिए था मायोसिन, और मायोसिन को हम लोग कह रहे थे कैसे, मीरोमायोसिन, एक्चुअली में मीरोमायोसिन, इन शॉर्ट एम, मीरोमायोसिन। अब ये मीरोमायोसिन दो प्रकार के पोर्शन से मिलकर बन रहा था, एक था हेवी और दूसरा था लाइट। एक हेवी पोर्शन था, एक लाइट पोर्शन था। रीजन क्या था हेवी और लाइट बोलने का, उनका साइज और ब्रॉडनेस, उसके बेसिस पे उसका जो हेड वाला पोर्शन था काफी ब्रॉड और देख के ही लगता है हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, इसलिए उसको हेवी मीरोमायोसिन कह दिया। और जो छोटा सा टेल टाइप स्ट्रक्चर था उसे कहा गया लाइट मीरोमायोसिन, बिकॉज उसका साइज छोटा, तो देख के ही लगता है मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। तो लाइट वाला हिस्सा बनाया LMM, L फॉर लाइट, M फॉर मीरो, M फॉर मायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। और हेवी वाला पोर्शन बनाया HMM, H फॉर हेवी, M एंड M फॉर मीरोमायोसिन। इस तरीके से मिलकर मायोसिन फिलामेंट तैयार हो रहा था, मायोसिन का फाइबर तैयार हो रहा था। ए शॉर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, इस तरह से एक हिस्सा हुआ और दूसरा हिस्सा ऐसे, जिसमें कि यहां से यहां तक था हेवी मीरोमायोसिन, और रेस्ट जो है, ये रेस्ट पार्ट, ये है लाइट मीरोमायोसिन। एंड सेम विल बी डन विद द ब्लू कलर स्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना। यही चीज ब्लू के साथ भी आप कहेंगे जो रेड के साथ आप बता रहे हैं। और खास बात क्या थी, यहां और यहां एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, है ना, दिखाते हैं। एक्चुअली इस जगह पे एटीपी बाइंडिंग एंड हाइड्रोलाइजिंग साइट है। यहां एटीपी बाइंड करता है और उसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस ब्रेकडाउन। तो वाटर के मदद से इस एरिया में, इस दोनों जगह पे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। वाई फॉर, क्यों एटीपी तोड़ा जाएगा, बिकॉज इट हैज केमिकल बॉन्ड्स। तो जब एटीपी टूटेगा बॉन्ड एनर्जी बाहर आएंगे एंड दैट एनर्जी वुड बी यूटिलाइज्ड बाय इट टू attach with something and that will be the actin। तो एक्टिन के साथ बाइंड करके उसको पुल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए that will be given by the ATP hydrolysis, right? So this was myosin fiber, myosin fiber, ये myosin fiber, वो एक्टिन फाइबर, ये myosin फाइबर, राइट। ये एक स्मॉल रिकैप था, इसको मिटा दें। अब देखिए इनके कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसीड्यूर, यानी एक सार्कोमेयर में कॉन्ट्रैक्शन से कैसे हो रहा है। स्टेप्स फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ए सार्कोमेयर। तो थोड़ा सा याद कीजिए, सार्कोलेमा ऐसे ही था ना, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सार्कोमेयर, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, मसल फाइबर, राइट। और इस मसल फाइबर के साथ एक न्यूरॉन आके जुड़ रहा था और ये न्यूरॉन एंड प्लेट है।
न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा, न्यूरॉन एंड प्लेट। और जो ज्वाइनिंग बन रही है यहां, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या आप इसे कह सकते हैं न्यूरो मस्कुलर साइनेप्स, न्यूरो मस्कुलर साइनेप्स जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या थी? एक न्यूरॉन अपने एंड प्लेट के साथ मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो। ठीक है, और ठीक उसके आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल आगे चल के एक डिप्रेस्ड एरिया को, है ना, कंस्टिट्यूट कर रहा था, और इसे हम लोग कर रहे थे टी टिब्यूल, जिसे हम लोग कह रहे थे टी टिब्यूल, क्योंकि टी शेप का है इसीलिए हम लोग टी टिब्यूल इसको कहते हैं। राइट, तो सबसे पहला स्टेप मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्केलेटल मसल की बात होगी, तो अगर स्केलेटल मसल की बात होगी उसमें क्या होगा कि वो एक वॉलेंटियर की तरह काम करता है, यानी हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड कहेगा कि वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हाथ उठाना चाह रहे हैं, पैर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, ये सारे किसके मदद से होंगे? स्केलेटल मसल के मदद से। तो स्केलेटल मसल तक कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरॉन्स सिग्नल लेके जाएंगे। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल लेकर जाने वाले न्यूरॉन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मोटोर न्यूरॉन। ये आप जब, है ना, मसल टिश्यू पढ़ेंगे या न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। इवन जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा है, तो वहां भी आपको मिलेगा। तो जो इंफॉर्मेशन देते हैं फंक्शन कराने के लिए मसल को, वैसे न्यूरॉन्स मोटोर न्यूरॉन करा रहे हैं। मोटोर मीन्स यहाँ पे मूवमेंट, मोटिलिटी। तो मूवमेंट लाने वाले जो इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले न्यूरॉन्स है, दोज आर मोटोर न्यूरॉन्स। और मोटोर न्यूरॉन का एंड प्लेट यहाँ पे कहलाएगा मोटोर एंड प्लेट। ठीक है, उसमें क्या होगा, जहां ये मसल फाइबर के, मतलब मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर रहा है, उस जगह पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे। याद रखिए, रिसेप्टर किसके सरफेस पे होंगे? मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, और जो न्यूरॉन एंड प्लेट है उसके साइनेप्स के पहले वाले हिस्से में, एंड प्लेट का वो हिस्सा जो साइनेप्स करने जा रहा है, उसके ऊपरी हिस्से में, अंदर के तरफ ऊपरी हिस्से में कुछ वेसिकल्स में, और उन वेसिकल्स में भरे हुए रहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली क्या है? एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन ले आने के बाद लास्ट पॉइंट तक जब न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आता है, तब ये न्यूरोट्रांसमीटर अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद, जैसे आप यहाँ मसल सेल के साथ इसका एसोसिएशन देख रहे हैं, तो मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो न्यूरोट्रांसमीटर आके एसोसिएट हो। इस तरीके से पीछे के न्यूरॉन का सिग्नल आगे वाले को मिलता है। अब ये अगर मसल है तो मसल को मिलेगा, अगर ये ग्लैंड है तो ग्लैंड को मिलेगा, अगर ये दूसरा न्यूरॉन है तो दूसरे न्यूरॉन को मिलेगा, लेकिन मैकेनिज्म विल बी द सेम। एक न्यूरॉन से आगे इंफॉर्मेशन बढ़ने के लिए न्यूरॉन के एंड प्लेट में से, है ना, जहां पे आपको बताए गए वेसिकल्स, उन वेसिकल्स में रखे हुए न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आते, बाहर आने के बाद वो जिसके साथ एसोसिएट है उनके साथ अटैच हो। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल दिया जाएगा बाय द न्यूरॉन। राइट, तो फर्स्ट स्टेप में होगा एक कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल will reach
मोटर एंड प्लेट। यहां बता दें, मोटर एंड प्लेट कहने का मतलब हुआ न्यूरॉन that joins with muscle cell is a motor neuron. दूसरी चीज एंड प्लेट कहा जा रहा है, इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ एनी न्यूरॉन। किसी भी न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा उसका एंड प्लेट होता है। तो यहां जब कह दिया गया मोटर एंड प्लेट, यानी कि मोटर न्यूरॉन के एंड प्लेट तक क्या पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल। और अब देखिए, मोटर न्यूरॉन का एंड कहा जा रहा है एंड प्लेट, यानी ये अगर मोटर न्यूरॉन है, ये रेड वाला, तो इसका एंड प्लेट यहां पर है जो कि मसल सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, राइट। यानी आप ऐसे समझिए कि साइनेप्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया। साइनेप्स हुआ जंक्शन, राइट। तो जंक्शन तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस, तो तब से जो चर्चा कर रहे थे कि एंड प्लेट पे कुछ वेसिकल्स होंगे, दीज आर दोज वेसिकल्स। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, मोटर एंड प्लेट, और ये हिस्सा है द सार्कोलेमा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर या सेल। ऑल्टरनेटिवली हम लोग यूज करते हैं ताकि कभी भी ये आए हमारे सामने हम कंफ्यूज ना हो। और इस वेसिकल्स के अंदर क्या रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहेंगे। इनमें जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं डॉटेड, ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब क्या होगा, जब सिग्नल यहां तक पहुंच जाएगा, इसके रेस्पॉन्स पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आएंगे। तो बाहर आने के लिए क्या तरीका होगा, यहां से डिफ्यूज करके बाहर की ओर आएगा, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन करके बाहर आएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां आ गए। उसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए बाइंडिंग साइट यहां इंतजार कर रहा है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां आएंगे तो यहां बाइंड कर गया, यहां आएंगे यहां बाइंड कर गया, यहां आएंगे यहां बाइंड कर गया। अब देखिए, जैसे अभी फ्री हैंड है, मेरे हाथ का पोस्चर अलग है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, क्या मेरा हाथ का पोस्चर वैसा ही है? इट हैज चेंज्ड, इट हैज एडजस्टेड इटसेल्फ टू होल्ड दिस डस्टर, एट द सेम टाइम मेंटेन इट्स बैलेंस। हाथ ने क्या किया, अपना बैलेंस भी बनाया, डस्टर को भी पकड़ा। नेचुरली क्या हुआ, इसके पोस्चर में चेंज आया। ठीक उसी तरीके से जब इस एरिया में, ये मान लीजिए इनके हाथ है फॉर एग्जांपल, तो इस हाथ में अगर लड्डू आएगा तो हाथ भी तो एडजस्ट करेगा अपने पोस्चर को। इसीलिए जब न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके, है ना, बाइंडिंग साइट के साथ एसोसिएट होंगे, तो इट विल इंड्यूस ए चेंज एट द लेवल ऑफ दिस मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। इस पर कुछ मॉलिक्यूलर चेंज इंड्यूस करेगा। ये मॉलिक्यूलर चेंज
यहां से होते हुए ये टी ट्यूब्यूल देख रहे हैं ना, इस टी ट्यूब्यूल के एंड तक ट्रेवल करेगा। ये चेंज इस टी ट्यूब्यूल के एंड तक ट्रेवल करेगा। और आप जानते हैं, कभी भी आप डायग्राम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बहुत सारे है ना, आप देख सकते हैं उसके जो एनिमेशंस हैं उनमें आपको मिलेंगे। ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन का। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कंपार्टमेंट बनते हैं ना, वो किसके मदद से? दिस इज द मेजर पोर्शन दैट इज फॉर्मिंग सम कंपार्टमेंट्स। साइटोप्लाज्म में पॉकेट्स बनाते हैं और उसी पॉकेट में सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इससे डुअल पर्पस सॉल्व होता है। एक, न्यूक्लियस अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है, और दूसरा, एक इंटीग्रल स्ट्रक्चर मिलता है ताकि शॉक भी मिले तो एटलीस्ट एनिमल सेल डू नॉट डिसरप्ट, वो फट नहीं जाए, है ना। स्ट्रेस को सस्टेन करने के लिए उसके अंदर इस तरह का एक हेवी स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट करता है। एनीवे, सो जाहिर सी बात है, बहुत क्लोज विसिनिटी में इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। और आपको बताया जा चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेशलिटी है, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खासियत क्या है? इसमें न्यूमरस कैल्शियम आयंस स्टोर रहते हैं। लाइक दैट। सो दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका, है ना, एक रफ स्केच है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? द transmitters, neurotransmitters come out from their vesicles and reach the space of synapse। इस स्पेस पे पहुंचेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा? देन दे बाइंड with their receptors at the membrane यानी सार्कोलेमा। रिसेप्टर जो सार्कोलेमा पर प्रेजेंट है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, उसके साथ कंबाइन करें। और इसके वजह से क्या होगा? दिस सेंड्स ए सिग्नल across the membrane reaching T-tubule and finally to the सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग स्टेप सेकंड में ऐसे कर सकते हैं कि जो न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से इसको सिग्नल मिला, वो फाइनली पहुंच गया कहां तक? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, राइट। इधर का जरूरत है, लिखना है, ओके। अगले स्टेप में
स्टेप नंबर 3। अब क्या होगा, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर जो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं, वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर भेजे जाएंगे। दे विल कम आउट फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम आयंस come out of the sarcoplasmic reticulum. In short, sarcoplasmic reticulum, SPR in short, right? तो कैल्शियम आयंस जब बाहर आएंगे तब एक्चुअल स्टोरी शुरू होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक तो सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद ये कैसे इफेक्ट करेगा इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो देखिए। मान लेते हैं ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। ये एफ एक्टिन और इसके ऊपर है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन के साथ जगह जगह एसोसिएटेड हैं ट्रोपोनिन, ये हैं ट्रोपोनिन्स। और इसके नीचे अभी जो आप मायोसिन देखे, मायोसिन के हेड ऐसे हैं, इतना ऊपर नहीं, मायोसिन हेड्स ऐसे पड़े हुए। दीज आर HMM, हेवी म्यूरोमायोसिस, राइट। कैल्शियम एंट्री होने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम आयंस आकर, ये कैल्शियम आयंस आकर बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन के साथ, राइट। कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज होगा, यहां से कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। किसके, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये कंबाइन करेगा किसके साथ, जो वहां आपको लाइट बैंड के, है ना, एक्टिन्स मिल रहे हैं। एक्टिन का कंपोजिट स्ट्रक्चर में हम लोग को मिले ट्रोपोनिन्स, इन ट्रोपोनिन्स के साथ कैल्शियम आयन जाके बाइंड करेगा। इस कैल्शियम आयन के बाइंडिंग के वजह से क्या होगा, जैसे अभी आपको दिखा है, कोई दो मॉलिक्यूल अगर आपस में बाइंड करते हैं तो पोस्चरर चेंज आता है, 3 डायमेंशनल शेप में चेंज आता है। तो यहां भी पोस्चरल चेंज या 3 डायमेंशनल शेप में चेंज आएगा। और क्या होगा, इसके इतने सारे कैल्शियम आयंस के बाइंड करने के वजह से अलग अलग जगह पे ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा। रीजन क्या है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ है, इसको एक्टिन पर वैसे साइट्स जहां से आके हेवी म्यूरोमायोसिन बाइंड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, उन्हें छुपा के रखा हुआ है। नेचुरली क्या होगा, जब कैल्शियम आयंस इनके साथ बाइंड करेंगे, इस बाइंडिंग के वजह से ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। जैसे ही डिस्प्लेस होगा, उसका हेवी म्यूरोमायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगा, राइट। अब है क्या, उसके साथ कंबाइन करके उसको खींचने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए। तो ऑलरेडी एटीपी बाउंड स्टेट में है, ये एटीपी बाउंड स्टेट में है, और कैल्शियम के आने के बाद ट्रिगर मिलेगा जिस वजह से एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। तो
इसे हम लोग ऐसे अगर दिखाएं, ये एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन का दूसरा ऐसे है, ये अभी एटीपी बाउंड स्टेट में है और इसने अपने एटीपी को हाइड्रोलिसिस किया, एडीपी और पीआई बना दिया। इस वजह से क्या मिला, इसे एनर्जी मिला, गॉट एनर्जी, और इस एनर्जी के वजह से इस एक्टिन फिलामेंट के साथ ये बाइंड करेगा और ये वाला अभी वेट कर रहा है फॉर इट्स टर्न। उसके बाद ये इसको खींचेगा भी, कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुए, जैसे ही कैल्शियम आयन आया, कैल्शियम आयन ने एक तो यहां ट्रिगर दिया एटीपी हाइड्रोलिसिस का, दूसरा इसने ट्रोपोमायोसिन को अपने जगह से डिस्प्लेस होने पे कंपेल किया, क्योंकि इसने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया। ट्रोपोनिन के बाइंडिंग के वजह से कैल्शियम के साथ ट्रोपोमायोसिन जो इससे जुड़ा हुआ था वो अपनी जगह से हिला, और उसके हटने के वजह से एक्टिन फिलामेंट पे मायोसिन हेड्स के साथ बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गए। तो कई चीजें एक साथ हुई। इस वजह से क्या होगा कि इसे एक तो एनर्जी मिला हुआ है, दूसरा इसका बाइंडिंग साइट एक्सपोज है, इसलिए बाइंडिंग हो गई, दे जॉइन टुगेदर। अब ज्वाइनिंग के बाद ये इसको अपनी तरफ खींच भी लेगा, बिकॉज इट हैज एनर्जी, है ना, इसे एनर्जी मिला हुआ है, इसलिए ये इस एक्टिन फिलामेंट को अपने तरफ खींचेगा विदाउट शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द एक्टिन। एक्टिन की लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल एक्टिन खींच लिए जाए। अब इतना करने के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये इसको रिलीज करेगा। एक ही में सब हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एग्जॉस्ट हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए डिटैच्ड ड्यू टू एग्जॉशन। इसे जितना एनर्जी मिला था वो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया, तो क्या होगा, इसको छोड़ देगा। तो आप सोचिए, खींचा हुआ चीज अगर हाथ से छूट जाए तो क्या होगा, फिर अपनी जगह वापस चल जाएगा। पर ऐसा होता क्या, हम किसी चीज को उठाने जा रहे हैं, गिर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। हम अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही इसका पल्ला छोड़ेगा, वैसे ही दूसरा, हेवी मिनोमाइसिन में डाइमर देखे है ना, दो रहता है, तो एक जैसे ही इसको रिलीज करेगा, ठीक उसी पॉइंट पे दूसरा वाला आकर उसी जगह जितना खींचकर इसने छोड़ा, उसी जगह दूसरा वाला इसका हेवी मिनोमाइसिन आकर इसके साथ कंबाइन करेगा, बिकॉज इट हैज हाइड्रोलाइज्ड एटीपी इनटू एडीपी एंड पीआई। उसने इसे अपने एटीपी को एक्चुअली हाइड्रोलाइज कर दिया, एनर्जी मिला, नाउ इट इज गोइंग टू बाइंड विथ इट, राइट। तो अगले स्टेज में क्या दिखाई देगा, ये फर्स्ट आर्म ऐसे है, अब सेकंड आर्म इसके साथ बाइंड किया, और बाय द टाइम ये एडीपी को रिलीज करके फिर से एटीपी से कंबाइन करेगा, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गया था, अभी एटीपी की जगह एडीपी बैठा हुआ था, है ना। तो जितना एनर्जी मिला उतने एनर्जी से खींचा, उसका छूट गया, तो दूसरा वाला आया इसके साथ कंबाइन करने के लिए, और इसका भी पकड़ा हुआ हिस्सा एडीपी है, लेकिन अभी इसके अंदर एनर्जी है, दैट इज व्हाई नाउ इट इज
टेकिंग द रोप टुवर्ड्स इट्स साइड। तो आप ऐसे समझिए जैसे टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच वाला प्रतियोगिता जो होता है, उसमें एक हाथ से खींचा गया, फिर दूसरा हाथ लगाते हैं ना, तो पहला हाथ छोड़ के तब ना दूसरे हाथ से फिर खींचेंगे, लाइक दैट। ये पहले हाथ से खींचा, इससे पहले कि ये छूटे, ये छूटा, दूसरा हाथ इससे पकड़ लिया, ठीक है। अब बाय द टाइम जब दूसरा हाथ यानी दूसरा हेवी मिनोमाइसिन एग्जॉस्ट हो रहा है, तब तक पहले के साथ एटीपी बाइंड कर गया, एडीपी एक्सचेंज होकर अब ये एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी लेने लायक कंडीशन में आ चुका है। जैसे ही दूसरा वाला हैंड एग्जॉस्ट होके इसे छोड़ेगा, अगेन द फर्स्ट हैंड कम्स and pulls it towards itself. Got it? So in this way it keeps on pulling it till it is getting the signal from here, and most importantly calcium ion is abundant in the cytoplasm. कैल्शियम आयन काफी ज्यादा अभी साइटोप्लाज्म में मौजूद है। उस समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और ये कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों एंड ऑफ एक्टिन आपस में मिल नहीं जाते, यानी अब देयर इज नो रूम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, अब ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब आप देखेंगे एच जोन 0 हो जाएगा, देन द कॉन्ट्रैक्शन विल स्टॉप, बट इट विल बी स्टेइंग एट दैट पोजीशन। जैसे हम किसी चीज को उठाए, जैसे ये पकड़े हुए, तो थोड़ी देर के बाद इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, इसे इसी हालत में पकड़े हुए रहेंगे और स्थिरता के साथ। रीजन क्या है? यही मान लेते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्ट किए रहना है भाई, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कैल्शियम आयंस अभी भी प्रेजेंट हैं और इसे एटीपी मिल रहा है। इसलिए दिस कॉन्ट्रैक्शन गोज ऑन, बट इट डजंट रिलैक्सेस। रिलैक्स नहीं हो रहा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में आके रुका हुआ है, क्योंकि फर्दर एक्सपैंड करने का, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने का इसके पास रूम नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई। यहां पे पॉइंट नंबर 3 पे क्या होना चाहिए? कैल्शियम आयंस कम आउट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 4, अब बताइए कैल्शियम आयन बाहर आने के बाद क्या करेगा? इतनी बार इतनी सारी चीजों को रिपीट किया गया, बोलिए कैल्शियम आयन बाहर आने के बाद क्या होगा? अरे सबको ही, आप लोग क्लासरूम में प्रेजेंट थे ना, कहां ध्यान है? कैल्शियम आयन बाइंड करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? दिस ऑल थिंग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड, and this is showing how reluctant you are. I never intend to scold you on camera, but you are compelling me. Now recall, what will happen after that? इतना जो बकबक ये किस लिए? कहानी चल रहा था, नहीं समझ में आया तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किए? सर रुक जाइए, इसके बाद नहीं समझ में आया, कैल्शियम आयन बाहर निकलने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कैल्शियम आयन के बाहर आने के बाद ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखिएगा? बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस विद द ट्रोपोनिन्स। अब इसके बाद क्या होगा? If you people are not conscious, not serious enough, then don't come to my class.
हम मूर्तियों से बात करने के लिए यहां नहीं आए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इतना कम कॉन्शियसनेस है आपका, तो सुना हुआ बात दिमाग में नहीं रहता है। अगले स्टेप में क्या होगा? अभी समझाए हैं ट्रोपोनिन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो बता दीजिएगा। ट्रोपोनिन किसके ऊपर फिट है? ट्रोपोमायोसिन। तो जब ये बाइंडिंग होगा, ट्रोपोमायोसिन के पोजीशन चेंज हो जाएंगे। इस वजह से क्या होगा? वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट है, उस पर से वो हट जाएगा। इट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। नंबर 5, द ट्रोपोमायोसिन displaces from its position। रिजल्ट क्या होगा? जब ये अपने जगह से हट गया, कर क्या रहा था पहले ये हम लोग को समझना होगा। ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था? एक्टिन का जो मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट था, उसे छिपा कर बैठा हुआ था। जब ये अपने जगह से हट जाएगा तो क्या होगा? एक्टिन का मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगा। दिस विल expose the actin actin's binding sites, C bar मतलब with the myosin head। इसके वजह से क्या होगा? मायोसिन हेड के साथ एक्टिन फिलामेंट का बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगा। Now stage number 6। अब अगला स्टेज क्या होगा? चूंकि अब स्टेजेस तैयार हैं, मायोसिन एक्टिन के साथ कंबाइन कर सकता है, इसलिए क्या होगा? नाउ गेटिंग द ट्रिगर, एटीपी विल बी हाइड्रोलाइज्ड एट द हेड ऑफ मायोसिन, at the myosin head the ATP will be hydrolyzed, जिसे हम लोग H/OH करके भी शो करते हैं। मीन्स है कि हाइड्रोजन और OH अलग हो गया। दिस इज व्हाट इज मीनिंग बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये हाइड्रोलिसिस में वाटर भी ब्रेक होता है और जिस मॉलिक्यूल को तोड़ना है वो मॉलिक्यूल भी टूटता है। तो एटीपी को तोड़ना है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो उसके लिए वाटर इज अ सोर्स। एट द सेम टाइम वाटर इज द क्लीविंग मॉलिक्यूल। एनीवे, सो एटीपी के ब्रेकडाउन के वजह से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड by this myosin head to combine with actin fibers. This releases energy to combine and pull, खींचता भी है, pull the
actin fibers, actin fiber actually, actin fiber by the myosin head. और ये जो लिंकिंग हुआ, क्रॉस लिंकिंग हुआ, एक दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे तरह के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. दिस इज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन. यानी यहां पे जो अटैचमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज. बुक पे देखिएगा लिखा हुआ होगा. अब ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा. रीजन क्या है? सिर्फ एक एटीपी मॉलिक्यूल का एनर्जी से मिला था, इसलिए कितने देर तक ये एनर्जी के साथ सस्टेन कर सकता है ना, कंपैरेटिवली कम टाइम के लिए. इसलिए क्या होगा, जैसे एनर्जी एग्जॉस्ट होगा, इट विल लीव द एक्टिन फाइबर. लेकिन जैसे ये रूट मतलब इसको रिलीज करेगा, वैसे ही दूसरा आर्म इसके साथ कंबाइन करके अपने तरफ इसको पुल करेगा. द सेम थ्योरी, सेम थिंग विल हैपन विद द सेकंड आर्म. As the energy exhausts the first arm, releases the actin fiber and the second arm takes over the same process. यानी बाइंडिंग एंड पुलिंग. इस तरीके से ये सिक्वेंशली इवेंट्स चलते जाए, राइट. और इसी को कहते हैं हम लोग पावर स्ट्रोक. इसको पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है. ये जो बाइंडिंग हुआ, उसके बाद इसको पुल अप किया अपने तरफ, दिस इज वन साइकिल ऑफ पावर स्ट्रोक, एंड दैट हैज बीन डन बाय वन ऑफ द हेड्स. नाउ दिस पावर स्ट्रोक इज रिपीटेड बाय द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. एक हाथ से खींचा, दूसरे हाथ से खींचा, पहला छोड़ा, फिर दूसरे से खींचा, पहला छोड़ा, एंड दिस वे ये कीप्स ऑन पुलिंग द रोप ऑफ एक्टिन टुवर्ड्स इट. और इस पुलिंग के वजह से आप देखिएगा धीरे धीरे जो एच जोन है, हॉलो पार्ट है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाए. तो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन. अब जब इसे कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल मिलना बंद होगा, देन हाउ इट विल वर्क, कैसे ये काम करेगा. यहां तक किसी को लिखना है, नोट करना है, कर सकते हैं. देन वी विल कम टू रिलैक्स स्टेट, या रिलैक्सेशन इसका कैसे होगा. वैसे
इसलिए बुक में देखिएगा जहां पावर स्ट्रोक या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का डायग्राम दिया हुआ है, रेड रेड करके देखिएगा, है ना, उसमें आपको मिलेगा साइक्लिक फॉर्म में, बिकॉज एक बार इसे होल्ड किया, छोड़ा, फिर सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा, दैट इज द रीजन. एनसीईआरटी बुक में एक्चुअली एक चैप्टर का हिस्सा जो आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें टिश्यू था, वो एनिमल टिश्यू को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो हट गया है. इसलिए ये टिश्यूज कैसे काम करते हैं, जैसे न्यूरॉन के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ये सारा देखने में हम लोग को नहीं बना. एनीवे, जहाँ जहाँ हम लोग को इनके रिलेटेड सिस्टम्स मिलेंगे वहाँ पे इनको हम लोग देखते चलेंगे ताकि आगे बढ़ने बढ़े. हाँ, एनिमल टिश्यू हटा दिया, नए वाले में नहीं हटा दिया है. उसमें देखिएगा उस चैप्टर को शुरू किया है फ्रॉग के स्ट्रक्चर से. पहले कॉकरोच भी था, अर्थवर्म भी था, इन बहुत सारी चीजों को हटाया. नए वाले बुक में देखिएगा, पुराने वाले में है तो जिनके पास है वो अच्छे से उनको पढ़े, इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल है. नए वाले बुक में बहुत सारा चीज़ शॉर्ट कर दिया है, तो वहाँ हम लोग को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है. देखिए, एनसीईआरटी का भी इसमें कोई दोष नहीं है. वो मान के चलता है अगर स्टूडेंट्स 11th में हैं, दैट मीन्स दे हैव क्रॉस द 9th एंड 10th. और 9th में एक्सटेंसिवली एनसीईआरटी बुक में देखिएगा टिश्यूज पढ़ने हैं, है ना. एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से देखिएगा, उसमें इवन क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम तक दिया हुआ है. विदाउट नोइंग बच्चे उसको पढ़ते हैं कि कॉर्टेक्स क्या है ना, वेस्कुलर बंडल क्या है, कैम्बियम क्या है, वहाँ बस याद करते हैं. यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करता है. और एनिमल टिश्यूज के एपिथेलियम, उसके बाद कनेक्टिव, फिर मस्कुलर और न्यूरॉन वहाँ पे बता दिया है. और इवन ऑर्गेन्स में भी बताया है कि ये कहाँ पाए जा रही है, कहाँ पाए जा रहे हैं. तो कह रहा है कि हम 9th में जब पर्पस सॉल्व कर दिए तो फिर 11th में उसको रिपीट क्यों करें, इसलिए हटाया. प्रोबेबली ये रीजन होगा. इसलिए देखिएगा हर चैप्टर के पीछे वो एक डेफिनेट टाइम रखता है कि ये इतने पीरियड में, इतने 45 मिनट के क्लास या 50 मिनट के क्लास में इतने पीरियड्स में खत्म हो जाना चाहिए. वो ये मान के चलता है कि स्टूडेंट्स को आता है, और हम लोग जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है. सो फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और वो जो लैकुना है उसको फिलअप करने के लिए हम लोग को ज्यादा क्लास चाहिए ही होते हैं. इसीलिए एनसीईआरटी का जो टाइम फ्रेम है उस पर हम लोग फिट नहीं बैठ पाते. हो गया. अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल के जाने की बारी, ये कैसे वापस होगा. यहां से मिटाएं, डायग्राम का जरूरत है इसीलिए डायग्राम को छोड़ा हुआ है. यहां समझाते चलेंगे कौन कौन सा चीज कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हुआ और कौन सी चीजें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान खत्म हो जाए. कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने के दौरान यहां से शुरू करते हैं जहां से कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल की शुरुआत हुई, जहां से बोला गया कि नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज दिस पोर्शन. ये द न्यूरॉन ये बोला कि आप कॉन्ट्रैक्शन हो चुका, अब जरूरत नहीं है. तो जब कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल आना बंद होगा मोटर एंड प्लेट पे, तो आप सोचिए
जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल पहुंचना बंद हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल आने का रास्ता था ना, ये जब बंद होगा तो ये जो वेसिकल्स हैं इन्हें कहते हैं प्री साइनेप्टिक वेसिकल। प्री मतलब पहले, साइनेप्टिक यानी साइनेप्स का वेसिकल। तो देखिए ये जॉइन है, ये है साइनेप्स, तो साइनेप्स का ये पहले का हिस्सा, ये साइनेप्स के बाद का हिस्सा है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है प्री साइनेप्टिक वेसिकल। तो प्री साइनेप्टिक वेसिकल से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बाहर आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल मन में आता है, तो जो बैठा हुआ है उसका क्या, वो तो हटा नहीं अपनी जगह से, यानी कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल कंटिन्यू करना चाहिए, भले आगे नहीं आ रहा है। तो एक चीज समझिए, ये इतना मेथोडिकल है कि इसने तैयारी कर रखी है। ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ऐसी है, यहां पे एंजाइम रहते हैं और उसे कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो एसिटाइल कोलिन इज एक्चुअली वन ऑफ द, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कई जगह आपको दिखेंगे गाबा, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कई जगह डोपामिन दिखेगा, इट इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कई जगह आपको सेरोटोनिन दिखेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कई जगह आपको एड्रेनलिन दिखेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। कई जगह पे आपको नॉर एड्रेनलिन दिखेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो बहुत सारे हैं इसमें। तो जैसे जैसे आप मेडिकल साइंस में जाएंगे इनके इंपॉर्टेंस, इनके रेलिवेंस समझेंगे। फिलहाल हम लोग को समझने के लिए एक ही न्यूरोट्रांसमीटर लेकर हम लोग चलते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन। और जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें देखिएगा कोलिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके साथ एसिटाइल ग्रुप जोड़ देंगे, इट बिकम्स एसिटाइल कोलिन, राइट। नाउ दिस एसिटाइल कोलिन इज एक्चुअली प्रेजेंट, मान के चलते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, so these dotted structures are showing the acetylcholine over there, right? Now these acetylcholines have come up and bound with their respective receptors, और इस रिसेप्टर किस पे थे, मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब बात यह है कि अगर इन मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन प्रोलॉन्ग कर गया, लंबे समय तक बाउंड रह गए, तो क्या स्थिति होगी, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा एटीपी खत्म हो जाएगा, मसल पैरालाइज्ड कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, भले लिविंग है पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पूरा का पूरा एटीपी एग्जॉस्ट हो गया। इसलिए इमीडिएटली इसे स्टॉप भी करना होता है, जो स्टार्ट स्टॉप इस तरीके के मैकेनिज्म से काम करता है। तो स्टार्ट तो हो गया, एसिटाइलकोलिन आके अपने रिसेप्टर से बाइंड किए, स्टॉप कैसे होगा, स्टॉप करने के लिए यहां इस स्पेस में फ्लूइड भरा रहता है, उसमें रहते हैं एक एंजाइम, उसे कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। और ये क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन, एसिटाइल ग्रुप को कोलिन ग्रुप को अलग कर देगा, है ना। इस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल टूट गया। जैसे ही मॉलिक्यूल टूटेगा, अब कहेगा यहां का बाइंडिंग फिनिश, नेचुरली क्या होगा, ये जगह एम्प्टी हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे यहां भर भर के एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्योंकि वो आएंगे तोड़ दिए जाएंगे, आएंगे तोड़ दिए जाएंगे, बहुत तो रास्ते में ही पकड़ लिए जाएंगे और वहीं तोड़ दिए जाएंगे। उनसे बच के जो निकलेगा वो यहां आके बाइंड करेगा, और यहां भी उनकी खैर नहीं, जैसे ही बाइंड किया एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम आके यहां से इसको तोड़ के निकाल देगा। इसलिए जब तक कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल आता है तब तक लगातार एसिटाइल कोलिन उस जगह पे आते रहते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल स्टॉप होगा, यहां से एसिटाइल कोलिन निकलना बंद हो जाएगा, और जो यहां पर बैठा हुआ एसिटाइल कोलिन है वो तोड़ दिया जाएगा। सो द सिग्नल स्टॉप्स टू मूव टू दिस एरिया, और जब इसके सहारे सहारे यहां तक आना बंद होगा तो यहां तक भी तो बंद हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, यहां जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को निकालना बंद कर देंगे, राइट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दिमाग में बैठाते जाइए। क्या होगा, जब ये सिग्नल बंद हुआ, एसिटाइल कोलिन आना बंद होगा, एसिटाइल कोलिन आना बंद हुआ तो इसका असर कैल्शियम के ऊपर पड़ेगा, कैल्शियम बाहर निकलना बंद होगा।
अब कहिएगा जो वहां साइटोप्लाज्म के मैदान में दौड़ रहा है वो उसका क्या, दे विल बी कॉल्ड बैक, उन्हें बुला लिया जाएगा। तो नेचुरली क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का जो लेवल था बैक टू दैट स्टेज, वापस उसी स्टेट में आ जाएगा। अब फिर आप पूछ सकते हैं तो यहां जो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड किया था उसका क्या, तो ऐसा है कि ट्रोपोनिन एक हाइड्रोकार्बन है, डोंट लुक टू दैट प्लेस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग बिफोर मी, नॉट टू द वॉच। अब यहां ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के साथ जो कैल्शियम बाइंड किया हुआ था उसका क्या, तो देखिए ये एक बायोमॉलिक्यूल है यानी हाइड्रोकार्बन, और इनऑर्गेनिक आयंस या इनऑर्गेनिक एंटाइटीज हाइड्रोकार्बन्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग या नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा इट्स अ परमानेंट बॉन्ड, इट विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल, अनदर सेट ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर अनदर सेट ऑफ मॉलिक्यूल बन जाएगा ये अपनी इंटीग्रिटी को लॉस कर जाएगा। दैट मीन्स यहां रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विल नॉट हैपन, इट्स जस्ट ए बाइंडिंग। जैसे आप हाइड्रोजन का पढ़ते होंगे पैलेडियम के सरफेस पे अटैच होता है, दिस इज नॉट बाइंडिंग, दिस इज एडसॉर्प्शन, है ना, सरफेस फेनोमेना, इट्स नॉट ए केमिकल रिएक्शन। उसी तरह से यहां केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, एडसॉर्प्शन टाइप का मैकेनिज्म हुआ, एंड एडसॉर्प्शंस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। इसलिए जो कैल्शियम आयन अभी इसके साथ कंबाइन किया हुआ दिख रहा है, थोड़ी देर के बाद वो उसको रिलीज करेगा, उससे अलग हो जाएगा। सो दे हैव ए डेफिनेट टाइम फ्रेम फॉर दिस कॉम्बिनेशन, है ना, उसके बाउंड स्टेट में रहने का एक टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम पीरियड के ओवर होते ही कैल्शियम फ्री, और आप देख रहे हैं लगातार कैल्शियम इसमें वापस जा रहा है। तो बाय द टाइम जो यहां से कैल्शियम रिलीज हुआ वो भी तो इसी रास्ते इसमें चलाएगा, धीरे 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 क्या होगा, जितने भी कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के ऊपर बैठे हुए हैं वो सभी उनसे डिटैच होंगे क्योंकि टाइम स्केल उनका पूरा हो रहा है, एंड दे आर कॉल्ड बैक, तो वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बुला लिए जाएंगे। देयर इज नो कैल्शियम एनीमोर, दैट इज व्हाई क्या होगा, अब हम हाथ में कलम पकड़े हुए हैं, तब ना मेरा हाथ का पोस्चर अलग है, इस हाथ में कलम नहीं है उसका पोस्चर अलग है, रिलैक्स स्टेट में, तो नेचुरली क्या होगा, ये फिर से रिलैक्स स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रोपोमायोसिन जो अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ था बैक टू पवेलियन अपनी जगह वापस आ जाएगा, और जैसे ही ऐसा होगा इस साहब के बाइंड करने का जगह छिप जाए, नेचुरली क्या होगा, द मसल कॉन्ट्रैक्शन विल गो ऑफ। समझ गए, तो जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई वैसे वैसे वे वापस हो गए। स्टॉपिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले स्टेज में क्या होगा, द सिग्नल stops at the neuromuscular junction to reach, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक स्टॉपिंग सिग्नल, ये क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन सिग्नल का आना बंद होगा सबसे पहले। इसका नतीजा क्या होगा, यहां पर है अभी हम लोग, ये सिग्नल आना, ये सिग्नल आना बंद हुआ, नेचुरली क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स don't come to the sarcolemma receptors at synapse, at its synapse.
ये वाला पोर्शन साइनैप्स है ना, इस साइनैप्स के रिसेप्टर्स पे जहां न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करते हैं, उस एरिया पे आना इनका स्टॉप हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा, ये सिग्नल आगे भी बढ़ना बंद हो जाएगा। सो सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम stops to get excited and recalls the calcium ions from the cytoplasm। तो कैल्शियम आयन का नतीजा क्या होगा, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बुला लिए जाएंगे। नंबर 4, नो मोर कैल्शियम आयंस टू बाइंड विथ, किसके साथ, ट्रोपोनिन्स। इसलिए क्या होगा, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैल्शियम आयन है ही नहीं। नतीजा क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जहां पे ये था वहीं वापस आ जाएगा। इसलिए एक्टिन फिलामेंट के साथ इसका बाइंडिंग का साइट छुप जाएगा। द ट्रोपोमायोसिन comes back to its original site, hiding the heavy meromycin binding site। साफ साफ है कि नहीं, हेवी मेरोमाइसिन से बाइंडिंग साइट, यानी ये जगह जो है जहां ये बाइंड कर रहा है, ये मास्क हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस भी बंद होगा। इसलिए हेवी मेरोमाइसिन भी आप अटेम्प्ट नहीं लेगा कि वो जाए और बाइंड करने की सोचे। साइमल्टेनियसली ATP hydrolysis stops। So no more cross bridges and the H zone comes back to the original condition। इस तरीके से क्या होगा, H जोन जो ऐसे फैला हुआ था, है ना, गैप ज्यादा दिख रहा था, वो वापस आ जाएगा। तो सार्कोमेर क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, राइट। दिस इज हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन ऑकर्स। ठीक है, पॉज द वीडियो।